हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है टू बी विद यू का सेकंड पार्ट। अगर अब तक आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप पहले इसका पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, अगर आपको कॉमेडी और रोमांटिक ड्रामा पसंद है ना, तो ये ड्रामा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड इफ इट्स पॉसिबल सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल आल्सो। माय सेकंड चैनल लिंक आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट गिविंग एनी लॉन्ग इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में मिया के पापा और चैनजी मिया और के रेस्टोरेंट से अपने घर आ रहे होते हैं। तो चैनजी उनसे बोलता है कि मुझे काफी देर हो गई है, आई थिंक अब मुझे घर जाना चाहिए। तो मिया के पापा उससे बोलते हैं कि मिया इतने टाइम बाद यहाँ पर आई है तो तुम थोड़ा सा टाइम उसके साथ स्पेंड कर लो, उसके बाद तुम घर जा लेना। तो चैनजी उनसे बोलता है कि मिया अब तो यही रहेगी ना, और वैसे भी आज वो ट्रैवलिंग करके आई है तो वो काफी ज्यादा थक गई होगी, इसीलिए वो आज थोड़ा आराम कर लेगी, मैं कल उससे दोबारा मिलने के लिए आऊंगा। तो चैनजी की ये सारी बातें सुनने के बाद मिया अपने पापा से कहती है कि पापा मुझे जरा चैनजी से कुछ बात करनी है, इसलिए आप अंदर चले जाएंगे। तो मिया के पापा बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, और ऐसा ही कहकर वो अंदर चले जाते हैं। अपने पापा के अंदर जाने के बाद मिया चैनजी को जोर से गले लगाती है और उससे कहती है कि तुमको पता है मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया था। फ्रांस में हमेशा मैं बस तुम्हारी ही फोटो देखती रहती थी, बट अब देखना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। सच में मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, जिस तरीके से मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी ना, तुम भी मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तो मिया की ये सारी बातें सुनने के बाद चैनजी उसे बोलता है कि पक्का मैं भी तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। यही सब सुनकर मिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि चैनजी जो कह रहा है वो वाकई में सच है, लेकिन उसको चैनजी की सच्चाई का भी कुछ भी पता नहीं था। दूसरी तरफ ओयांग की मम्मी और पापा आपस में बात कर रहे होते हैं, तो उन दोनों की ही बात ओयांग छुपकर सुन रहा होता है। ओयांग की मॉम ओयांग के डैड से कहती है अगर आपका इस बुक को पढ़ने का मन नहीं करा है तो क्यों आप इसे पढ़ रहे हो। तो ओयांग के डैड बोलते हैं कि वाह, आज तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र कैसे होने लग गई। तो ओयांग की मॉम उनसे बोलती है कि मुझे तो आपकी फिक्र हमेशा ही होती है, लेकिन आप मेरे बारे में हमेशा गलत सोचते हैं। तो ओयांग के डैड ओयांग की मॉम से बोलते हैं कि आज के बाद तुम कभी भी ओरे के बर्ड के बारे में हमारे बच्चों के सामने कुछ मत बोलना। तो उसकी मॉम उससे बोलती है कि क्यों ना बोलूं मैं, तुम हमेशा ओरे के साथ इतना बुरा जो करते हो, तुमने हमेशा से बस ओरे के साथ पार्शियलिटी की है। तो ओयांग के डैड उसकी मॉम पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि हमारे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही जल्द ओयांग संभाले, तो इसमें बुरा क्या है। तो उसकी मॉम बोलती है कि इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, बस आपको ओरे के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, वो भी हमारी बच्ची है। और इसी तरीके से उन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है। इसी सब के बारे में सोच सोच कर ओयांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो ये चाहता था कि उसकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली हो, लेकिन उसकी मॉम डैड का अक्सर इसी बात पर बहुत ही बार झगड़ा होता था, इसीलिए तो वो अपने घर से दूर ही रहना चाहता था। दूसरी तरफ मिया और उसके डैड उसके कमरे की सफाई कर रहे होते हैं। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम अभी अभी ट्रैवलिंग करके आई हो तो तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी, तुम आराम कर लो, मैं अकेले के लिए तुम्हारा रूम साफ कर लूंगा। तो मिया उनसे कहती है कि पापा मैं दिखने में पतली हूँ लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो उसके पापा उससे बोलते हैं कि तुमने अचानक से इस तरीके से आके मुझे सरप्राइज दे दिया कि मुझे तुम्हारे रूम को साफ करने का मौका भी नहीं मिला, और वैसे भी तुम क्यों यूरोप से यहाँ पर आई, इतने छोटे से रूम में तुमको रहने में आफत नहीं आती क्या। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे इस कमरे को वेयर हाउस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मिया उनसे कहती है कि पापा जब मैं फ्रांस में थी ना, तो मुझे लगा था कि आप हमेशा मेरी बेडशीट को ठीक करते होंगे और चेयर में बैठकर मुझे याद करते होंगे और मेरे बारे में सोचते होंगे, लेकिन मुझको क्या पता था कि आप तो मेरे कमरे को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना चाहते थे। और वैसे भी अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं फ्रांस से पढ़ने के लिए गई थी, आपका अभी भी मुझ पर पूरा अधिकार है। तो उसके पापा उससे बोलते हैं कि ओके, कुछ दिन चाइना में एंजॉय करने के बाद तुम वापस से फ्रांस चले जाना और वहाँ पर अपने लिए एक अच्छे से जॉब ढूंढ देना, और हो सके तो वही सेटल हो जाना, मैं नहीं चाहता कि तुम इतने छोटे से रूम पे रहो। तो मिया अपने पापा से कहती है कि आई एम सो सॉरी पापा, इस बार मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाली हूँ, और अब मैं चाइना छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास रहूंगी। तो उसके पापा उससे बोलते हैं कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पापा अभी खुद को संभाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा करियर है। और वैसे भी फ्रांस से तुम्हारे टीचर मुझे हमेशा कॉल करते थे और तुम्हारी बहुत ही ज्यादा तारीफ करते थे, यहाँ तक उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि वो तुम्हें फ्रांस में ही परमानेंट जॉब पे दिलवा देंगे, जिसमें तुम्हें काफी अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। तो मिया उनसे कहती है कि अपनी कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में रहना, वो भी अकेले, ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है पापा। आपको पता भी है मुझे वहाँ आपकी और चैनजी की कितनी ज्यादा याद आती थी, अब मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। अपने रूम की सफाई करने के बाद जब मिया आराम से बैठती है, तभी वो अपना लैपटॉप खोल के देखती है कि उस पर एक मेल आ रखा है, जिसमें कि उसे जॉब का प्रपोजल आया था, और वो भी ओयू कंपनी की तरफ से। जैसे ही वो ये मेल देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसे याद आता है कि ओयू कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि था ओयांग, जिसके साथ वो प्लेन में बैठी थी और उसको उसने बहुत ही ज्यादा परेशान भी किया था। और उसके बाद वो सोचने लग जाती है कि क्यों उसने ओयांग के सामने इतना ज्यादा बोला था, वो इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है।
पर उसके बाद वो सोचती है कि ओयो कंपनी तो बहुत ही बड़ी है, इसका मतलब कि वहाँ पर बहुत ही सारे लोग भी होंगे। अब इतने सारे लोगों में से जरूरी थोड़ी है कि उसको मिया से ही कुछ काम करना पड़ेगा। उसको तो बस वहाँ पर जाना है और अपना काम करना है, ओयांग से उसको क्या लेना देना। और वैसे भी उसको अब तक मेरी शक्ल याद थोड़ी होगी, वो तो मुझे अब तक भूल भी गया होगा। पर जॉब के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो मेरे ग्रेजुएशन के कार्ड है, सबसे पहले मैं उनको ढूंढती हूँ। ऐसा ही कहकर वो अपना लगेज ढूंढने लग जाती है। उसके बाद जैसे ही वो अपना लगेज ढूंढती है और उसको खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर तो उसका सामान है ही नहीं, बल्कि उसके अंदर तो किसी और का सामान है। और वो सामान किसी और का नहीं होता है, बल्कि होता है ओयांग का। एक तरफ जिधर मिया अपना लगेज खोलती है, उधर ही ओयांग भी अपना लगेज खोलता है। तो वो भी देखता है कि उसके अंदर उसका सामान नहीं है, बल्कि मिया का सामान है। और यही सब देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एक्चुअली में एरोप्लेन में जब वो दोनों अपना सामान निकाल रहे होते हैं तो ओयांग गलती से मिया का लगेज लेकर आ जाता है और मिया ओयांग का। और बस इसी तरीके से वो दोनों एक दूसरे का सामान अपने घर पे लेकर आ जाते हैं। मिया के लगेज में सबसे ऊपर उसकी फोटो होती है, तो दूसरी तरफ ओयांग के लगेज में सबसे ऊपर उसकी फैमिली की फोटो होती है। और इसी तरीके से वो दोनों के दोनों एक दूसरे का सामान को देखने लग जाते हैं। मिया को ओयांग के लगेज में ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता है, बॉक्सिंग ग्लव्स और बॉक्सिंग शॉर्ट्स के अलावा। तो मिया ये सब देखने के बाद सोचने लग जाती है कि किसी न किसी तरीके से चलो ये लगेज उसके पास आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब वो इस लगेज को वापस कराकर अपना लगेज कैसे लेकर आएगी। और एक बात के लिए अगर उसको ओयांग का पता चल भी गया तो वो ओयांग के साथ नजरें कैसे मिला पाएगी। पहले ही उसके साथ ओयांग से रिलेटेड इतनी सारी चीजें जो हो गई थी, और ओयांग तो मिया को देखकर पहले से ही इतना ज्यादा डरा हुआ था और यही सब सोच रहा था कि कहीं वो मिया के सामने गया और उसने दोबारा से उसे पकाना शुरू कर दिया तो। ओयांग भी चाहता था कि किसी न किसी तरीके से बहुत ही जल्द से उसका लगेज मिल जाए, क्योंकि उसकी सारी फेवरेट चीजें उसी लगेज में थी। बट अब वो उस लगेज को ढूंढता कैसे, ना वो मिया को जानता था, ना ही उसे मिया का पता था। अब उसके पास मिया का वेट करने के अलावा और कुछ भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसका ये तो पता था कि जिस तरीके से उसकी इंपॉर्टेंट चीजें उस लगेज में है, उसी तरीके से मिया की भी तो इंपॉर्टेंट चीजें उसके पास जो लगेज है उस पे होगी। और किसी न किसी तरीके से वो अपना लगेज ढूंढने के लिए उसके पास तो जरूर आएगी। थोड़ी ही देर में जैसे ही ओयांग मिया का लगेज देख रहा होता है, तभी उसे उसमें एक डायरी दिखती है, जिसमें कि सबसे फ्रंट पेज पे उसे अपना ही साइन दिखता है। और वो साइन कोई मामूली साइन नहीं था। उस साइन को पाने के लिए तो मिया को कितनी सारी मेहनत करनी पड़ी थी। उसी साइन को देखकर ओयांग को प्लेन की बात याद आ जाती है, किस तरीके से ओयांग के एक साइन के लिए वो उसके पीछे ही पड़ गई थी। और मिया की इतनी सारी रिक्वेस्ट के बाद फाइनली ओयांग को उसकी नोटबुक पे साइन करना ही पड़ा था। थोड़ी देर में जैसे वो मिया की नोटबुक देख ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि मिया ने तो उस पूरी नोटबुक पे अपने बचपन के प्यार यानी चैंसी के बारे में लिखा हुआ है। मिया चैंसी से जितना ज्यादा प्यार करती थी ना, वो सब कुछ उसने उस नोटबुक पे लिखा हुआ था, जो कि पढ़कर ओयांग को बड़ा ही मजा आ रहा होता है। उस पूरी ही नोटबुक में मिया ने अपने और चैंसी के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का दुख जताया होता है, जिसमें कि उसमें लिखा होता है कि चैंसी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी जी नहीं सकती हूँ। मैं फ्रांस में हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है। मैं हर टाइम बस तुम्हें ही याद करती रहती हूँ। मैं बस हमेशा उस दिन का इंतजार करती हूँ जिस दिन मैं तुमसे मिलूंगी और फाइनली तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार करूंगी। मैं तुमसे उतना प्यार करती हूँ जितना प्यार के इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। कब वो दिन आएगा जिस दिन तुम्हारी और मेरी लव स्टोरी किताबों में लिखी जाएगी और हम दोनों का प्यार इस पूरी दुनिया में अमर हो जाएगा। तो मिया की यही सारी बातें पढ़कर ओयांग को बहुत ही ज्यादा हंसी आती है। अपने मॉम डैड की बातें सुनने के बाद ओयांग का मूड पूरी तरीके से खराब हो जाता है। बट उसके बाद जैसे ही वो मिया की डायरी पढ़ता है ना, तो उसका पूरा ही मूड बिल्कुल सही हो जाता है और उसका ध्यान अपने मॉम डैड से बिल्कुल ही हट जाता है और वो बस मिया की ही बातों में खो जाता है। फाइनली मिया ने अपनी डायरी के एंड पेज पे लिखा होता है कि मैं अपने प्यार चैंसी से मिलने के लिए फाइनली चाइना आ रही हूँ। दूसरी तरफ मिया ओयांग से अपने दिल से माफी मांगती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सीक्रेट्स तो नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ और आइडिया भी तो नहीं है जिससे मैं तुम्हारा पता लगा सकूँ, इसलिए मुझे इन पेन ड्राइव्स को चेक करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो इन पेन ड्राइव्स को अपने लैपटॉप पर लगाती है, जिसमें ओयांग की बॉक्सिंग की वीडियो होती है। एक्चुअली में ओयांग एक बहुत ही बड़ा बॉक्सिंग लवर होता है। मिया ने वो पेन ड्राइव अपने लैपटॉप पे इसलिए लगाया था ताकि उसे ओयांग के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन ओयांग की बॉक्सिंग की वीडियो देखकर वो उसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है और उन दोनों को ऐसे शेयर कर रही होती है जैसे वो लाइव मैच देख रही हो। थोड़ी ही देर में मिया की पूरी डायरी पढ़ने के बाद ओयांग सोशल मीडिया पे मिया के बारे में पोस्ट कर देता है और लिखता है कि एक लड़की है जिसका नाम है मिया और अभी वो फ्रांस से अपनी स्टडी कंप्लीट करके चाइना आई है। जिस किसी को भी इस लड़की के बारे में पता हो तो प्लीज वो मुझे बता देना, क्योंकि मेरा लगेज गलती से इस लड़की के पास छूट चुका है। मिया को तो ओयांग की कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, लेकिन ओयांग को मिया के बारे में A to Z सब कुछ पता चल जाता है उस डायरी की वजह से।
नेक्स्ट डे मिया को याद आता है कि ओयांग के बॉडीगार्ड ने उसको एक बिजनेस कार्ड दिया था, जिससे उसे लगता है कि क्या पता उस बिजनेस कार्ड से ओयांग का पता चल जाए। उसके बाद वो अपनी ड्रेस देखती है जो उसके पापा ने ऑलरेडी धो दी होती है, तो अपने पापा से कहती है कि क्या पापा आपने मेरे कपड़ों पे कोई बिजनेस कार्ड देखा। तो उसके पापा ने उसमें बिजनेस कार्ड तो देखा था, लेकिन वो उस बिजनेस कार्ड को देखते ही कुछ सोचने लग जाते हैं। उसके बाद वो उसे फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देते हैं और वो मिया से झूठ कहते हैं कि उन्होंने उसके कपड़े पे कोई भी बिजनेस कार्ड नहीं देखा था। फिर वो मिया से पूछते हैं कि तुम्हें उस बिजनेस कार्ड की जरूरत क्यों है। तो मिया उसे बताती है कि प्लेन में गलती से एक लड़के के साथ उसका लगेज चेंज हो गया है। उस लड़के का नाम ओयांग है और उसके बॉडीगार्ड ने उसे उसके बिजनेस का कार्ड भी दिया था। फिर वो अपने पापा से बोलती है कि मुझे लगा कि वो कार्ड मेरे कपड़ों पे होगा, बट नहीं है, तो शायद वो नीचे गिर गया होगा। मैंने सोचा था कि उस कार्ड की मदद से मैं अपना लगेज उनसे वापस लेकर आ पाऊंगी, क्योंकि उस लगेज में मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। तो उसके बाद उसके पापा उससे पूछते हैं कि उसके बॉडीगार्ड ने तुम्हें वो बिजनेस कार्ड क्यों दिया था। तो वो अपने डैड से कहती है कि पापा बहुत लंबी बात है, वो हमारे बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया था। बाय द वे आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और इस तरीके से वो सभी अपना ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। कुछ ही देर बाद दिखाए जाते हैं हमें ली डॉग, जो कि होता तो बहुत ही अमीर है, लेकिन वो एक बहुत ही ओल्ड रेस्टोरेंट में एक वेटर की जॉब करता था। और ये सब वो इसीलिए करता था क्योंकि ये रेस्टोरेंट उसके ग्रैंडफादर ने उसके लिए खुलवाया था। लीडो ओयांग का बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो आंख बनकर उस पर विश्वास करता था। और वो दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि वो एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर किया करते थे। और इसी तरीके से लीडो जब बर्तन धो रहा होता है तभी उसे ओयांग का कॉल आता है। तो लीडो उससे बोलता है कि हेलो कौन है। तो ओयांग उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझे भूल गए क्या। तो लीडो बोलता है कि तुम्हारे पुराने नंबर को क्या हुआ, तुमने नंबर क्यों चेंज कर दिया, और कितने टाइम से मैं तुम्हें कॉल लगा रहा हूँ, तुमको पता भी है, लेकिन तुमने तब से मेरा फोन ही नहीं उठाया, तुम्हारा नंबर बस हमेशा बंद ही आता था। तो ओयांग उससे बोलता है कि इस सब के पीछे तो बहुत ही लंबी कहानी है, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तुमको पता भी है डैड से छुपकर मैं फ्रांस में था और डैड ने वहीं पर ही मुझे पकड़वाने के लिए कुंडे भिजवा दिए थे, जिसके कारण मुझे अब यहाँ चाइना आना पड़ा। जैसे तैसे बचकर उनसे इतना ज़्यादा टाइम छुपकर मैंने वहाँ पर बिता लिया और सच में मुझे बहुत ज़्यादा मजा भी आया, बट फाइनली मैं यही चाइना में ही रहना चाहता हूँ। और उसके बाद ओयांग लीडो से पूछता है कि वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो। तो लीडो उससे बोलता है कि मैंने क्या करना है, मैं तो अपने रेस्टोरेंट में ही काम कर रहा हूँ। तो ओयांग उससे बोलता है कि तुम कितने ज्यादा अमीर हो फिर भी तुम उस ओल्ड रेस्टोरेंट में काम क्यों करते हो। तो लीडो उससे बोलता है कि मैं इस रेस्टोरेंट में सिर्फ इसलिए काम करता हूँ क्योंकि ये रेस्टोरेंट मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे लिए खुलवाया था, और अगर आज उन्होंने मेरे लिए रेस्टोरेंट नहीं खुलवाया होता ना तो मैं इतना अमीर थोड़ी बन सकता था। और अमीर तुम्हारी तरह मजे थोड़ी है जो तुम्हारा पूरा बिजनेस तुम्हारे पापा और दीदी संभाल रहे और तुम आराम से बैठकर मजे ले रहे हो। तो ओयांग उससे बोलता है कि तुमको पता है ना कि मुझे इन कंपनी संभालने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मेरे को संभालना है। तो लीडो उससे हंसते हुए बोलता है कि अरे अरे मुझे पता है, तुम इतना हाइपर मत हो, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। दूसरी तरफ ओरे कार में बैठकर कंपनी में जा रही होती है और अपना फोन चला रही होती है, तभी वो पढ़ती है ओयांग की पोस्ट जिसमें उसने मिया के बारे में लिखा होता है। वैसे तो ओरे को मिया और ओयांग से कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन जैसे ही वो उसमें मिया के लवर चेंजे का नाम देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और यही नहीं, उसके बाद जैसे ही वो उन दोनों की फोटो साथ में देखती है तो ये सब देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और उसको याद आता है जब वो एक दिन चेंजे के घर पे गई थी तो उसने चेंजे के ड्रॉअर पे उसकी और मिया की फोटो देखी थी। और यही नहीं, उसने वो फोटो चेंजे को भी दिखाई थी। तो चेंजे उससे बोलता है कि ये लड़की कोई और नहीं है बल्कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। और ऐसा ही कहकर वो ओरे के हाथ से वो फोटो खींचता है और उसको फाड़ कर फेंक देता है। ओरे भी चेंजे पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करती थी और उसको ऐसा ही लगता है कि चेंजे बिल्कुल सच कह रहा है, लेकिन जैसे ही आज वो दोबारा से चेंजे के साथ उस लड़की को देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि चेंजे उसे धोखा दे रहा है। और उसके बाद वो जिस कार में बैठी होती है तो वो उस कार के ड्राइवर को कहती है कि कंपनी ना जाकर वो उस कार को अपने घर पर ले जाए, और ऐसा ही कहकर वो अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ ओयांग और लीडो अभी भी बात ही कर रहे होते हैं और ओयांग लीडो से बोलता है कि वैसे बॉक्सिंग क्लब अभी चल कैसा रहा है, जब से मैं वहाँ पर नहीं गया होऊंगा ना तब से वहाँ पर कोई जीता भी नहीं होगा। तो लीडो उससे बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि अगर तुम वहाँ पर नहीं जाओगे तो वहाँ पर कोई मैच ही नहीं होंगे, और वैसे भी तुम तो बॉक्सिंग करने जाना मत, वरना दोबारा से तुम्हें मेरे घर पर कुछ दिनों के लिए रहना पड़ेगा। भूल गए क्या, जब तुम पहले बॉक्सिंग करने के लिए जाते थे और पीट कर आ जाते थे तो उसके बाद तुम मेरे घर पे रहते थे, ताकि तुम्हारे मॉम डैड को पता ना चले कि तुम बॉक्सिंग करके आ रखे हो और पीट के भी आ रखे हो। तो ओयांग कहता है कि वो तो पुरानी बातें थी, अब मैं उन सारी बातों को भूल भी चुका हूँ और अब तो मैं बॉक्सिंग का बिल्कुल चैंपियन बन चुका हूँ, अब मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी ही देर में ओयांग की बहन ओरे उसके सामने आती है और उससे कहती है कि कल जो उसने पोस्ट लिखा था उसे डिलीट कर दे, मैं तुम्हारा लगेज तुम्हारे पास वापस लेकर आने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। तो ओयांग उससे बोलता है कि तुम ये क्यों चाहती हो कि मैं उस पोस्ट को डिलीट कर दूं और तुम मेरी हेल्प कैसे करोगी। तो उसके बाद ओरे उससे बोलती है कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम बस अपना काम करने से मतलब रखो।
दूसरी तरफ चैंजे का दोस्त उसके सामने आता है और उससे कहता है कि वाओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड 20 साल से, लेकिन तुमने आज तक हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और तुम हमें अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हो। तो चैंजे उससे बोलता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके बाद उसका दोस्त उसे बताता है कि तुमने क्या ओयांग का पोस्ट नहीं पढ़ा है, उसमें हमें सब कुछ पता चल चुका है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड फ्रांस में पढ़ने के लिए गई थी और तुम दोनों 20 साल से रिलेशन में हो और अब वो तुम्हारे से शादी करने के लिए यहाँ पर आ चुकी है। तो चैंजे को उसकी बातों पर अभी भी विश्वास नहीं होता है। उसके बाद उसका दोस्त उसे उसकी और मिया की फोटो दिखाता है। ये सब देखकर चैंजे को मिया पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ ओयांग कार ड्राइव करके बाहर घूमने के लिए जाने वाला होता है, तब तक उसके सामने उसका बॉडीगार्ड आ जाता है और उससे कहता है कि तुम बाहर घूमने के लिए नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पापा ने बाहर घूमने के लिए मना किया है और उनकी ये सख्त ऑर्डर है कि आज से तुम बिल्कुल पूरा काम करोगे और कहीं भी नहीं जाओगे। तो ओयांग उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारी और मेरे पापा की मुझसे क्या दुश्मनी है, तुम तो मुझे कहीं जाने भी नहीं देते हो और मैं घूमने के लिए जाऊंगा, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। और ऐसा ही कहकर ओयांग वहाँ पर से जाने वाला होता है। तब तक उसकी और उसके बॉडीगार्ड की हाथापाई हो जाती है और उसका बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए ओयांग को उसके सामने हार माननी ही पड़ती है। उसके बाद जब वो दोनों कार में बैठकर वापस जा रहे होते हैं तो ओयान उससे बोलता है कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो, तुमने भी बॉक्सिंग सीखी है क्या? तो उसका बॉडीगार्ड बोलता है कि हाँ मैंने भी बॉक्सिंग सीखी है और तुम जैसों को तो मैंने कितना ही मारा है। तो ओयान उसकी बातों पे हल्के से हंसता है और उससे कहता है कि देख लेना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं तुम्हें हराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।